हेलो एवरीवन, दिस साइड सी राहुल बजाज। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एक बिजनेस की इम्पोर्टेंट टर्म फंडिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बिजनेस में फंडिंग की क्या इम्पोर्टेंस रहती है, हम फंडिंग कितने तरह की होती है और हम कहाँ कहाँ से फंडिंग को अरेंज कर सकते हैं, एंड फंडिंग अरेंज करने के लिए हमें अपने बिजनेसिस में क्या क्या तैयारी करनी होगी, आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। राइट। सबसे पहले किसी ने सही कहा है कि फंडिंग को बैकबोन ऑफ द बिजनेस बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेसेस को स्मूथली रन करवाना है, उसके रेगुलर ऑपरेशनल्स खर्चे, उसकी वर्किंग कैपिटल को अगर आपको स्मूथली रन करवाना है, देन आपको फंडिंग की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप अपने टेक्नोलॉजीज, अपने रिसर्च पे खर्चा करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ, अपने बिजनेस की ग्रोथ को देखना चाहते हो, देन आपको अपने फंडिंग की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। अगर आपको अपने कंपटीटर से लड़ाई भी करनी है प्रोडक्ट को लेकर, तब भी आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। विदाउट फंडिंग आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करवा सकते इस कम्पिटिटिव एरिया में। फंडिंग की इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक बिजनेस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फंडिंग को, अपने बिजनेस में फंडिंग को किन किन तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा कि फंडिंग जनरली फंडिंग जो होती है वो दो तरीकों की होती है, उनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द डेट पार्ट एंड सेकंड वन इज द इक्विटी इन्वेस्टमेंट पार्ट। अब डेट क्या होता है कि हमने किसी से पैसे या मनी बोरो करी और उसके बदले में हम उनको विद प्रिंसिपल और विद इंटरेस्ट उनको वापस हम पे कर देते हैं, उसे हम डेट बोलते हैं। अब सेकंड टर्म जो इक्विटी यूज होती है, उसमें क्या होता है, हमने किसी से पैसे लिए अपने या फंड्स लिए अपने बिजनेसेस के लिए, हम उसको वो पैसे वापस नहीं लौटाते हैं, बल्कि उसकी बजाय हम अपने बिजनेस का कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, फॉर एग्जांपल 5%, 10% या 20% उनको शेयर होल्डर, अपनी कंपनी में शेयर होल्डर या अपना एक पार्टनर बना लेते हैं। और हमें इसमें इक्विटी से हमें क्या फ़ायदा, क्या एडवांटेजेस मिलती है कि हमें ऑन द टाइम हमें इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करने की सिरदर्दी नहीं रहती है। जैसे जैसे बिजनेस हमारा ग्रो करता रहता है और उसके प्रॉफिट में से जो भी उसका प्रपोर्शन होगा उसको मिलता रहता है। और उसको क्या फ़ायदा होता है कि उसको कहीं अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, देन उसको इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा अमाउंट वापस मिल जाती है। जनरली ये दो तरीके होते हैं, सबसे पहले डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करते हैं कि हम फंड कहाँ कहाँ से अरेंज करवा सकते हैं। सबसे पहला और जो नॉर्मल और ट्रेडिशनल मेथड यूज होता है वो होता है सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग सर क्या होती है, जैसे ही आपने कोई छोटा बिजनेस अगर शुरू करना है, आपकी जो भी सेविंग्स रहेंगी 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख, आप उसको अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करोगे और अपने बिजनेस को रन करवाओगे। फिर जैसे जैसे आपका नॉर्मल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहता है, आप उस प्रॉफिट को भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहते हो। जनरली ट्रेडिशन प्रैक्टिस यही यूज होती है। इसको फाइनेंशियल टर्म में बूट स्ट्रैप इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, आप खुद का पैसा लगा रहे हो और अपने प्रॉफिट को, आपने इस मंथ थोड़ा 50,000 प्रॉफिट का अर्न करा, आप उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। सेल्फ फंडिंग। अब इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग के लिए अपनी कुछ भी सेविंग्स नहीं है, तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से कुछ नॉर्मल या नॉमिनल अमाउंट्स मिलकर आप अपने फ्रेंड्स से कलेक्ट कर सकते हो या बोरो कर सकते हो और अपने बिजनेस में, अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका फायदा आपको ये रहता है कि आपको उनको अपना इक्विटी, अपने बिजनेस का शेयर भी नहीं देना पड़ता, और सेकेंड चीज, आपको वापस करने की जल्दी नहीं होती है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से अगर बोरो कर रहे हो, जैसे आप प्रॉफिट कमाते हो आप उनको वापस कर देते हो, आपको नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट देने की जरूरत जनरली केसेस में नहीं पड़ती है। ये एक ट्रेडिशनल टर्म यूज होती है जो सेल्फ फंडिंग के तौर पे हमारे पास यूज होती है। अब इसके बाद की जो टर्म है हमारे पास वो है कस्टमर या प्रोडक्ट फंडिंग के। हमारा जो प्रोडक्ट है उससे हम कैसे फंडिंग करवा सकते हैं कि हमें इसके लिए ये देखना है, क्या जो हमारा एक प्रोडक्ट है, क्या वो इतना बर्निंग डिज़ायर प्रोडक्ट है कि लोग या कस्टमर्स, जो मेरे मार्केट में कस्टमर्स हैं, क्या उस प्रोडक्ट के लिए मुझे एडवांस देंगे।
अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उसके लिए मुझे एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं, या फिर मैं जैसे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूंगा साथ के साथ मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है मार्केट में, सो मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर भी अपनी फंडिंग को अरेंज कर सकता हूँ। बट इसके लिए आपका प्रोडक्ट जो है वो एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होना चाहिए आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट से। सो इसीलिए ये कुछ आप अगर कुछ अलग लेके आओगे मार्केट में तो आपको फंडिंग आप इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस में फंडिंग को अरेंज कर सकते हो, राइट। इसके बाद जो जर्नल फंडिंग का एक तरीका रहता है जिसमें डेट इन्वॉल्व रहते हैं, वो होता है आपके बैंक्स के रूट से। अब बैंक्स के रूट से आपको आइडिया है ही, आप अपने बिजनेसेस के लिए टर्म्स लोन्स भी बाय कर सकते हो, ओडी लिमिट्स ले सकते हो, आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन ले सकते हो, आप प्लांट एंड मशीनरी लोन्स ले सकते हो। बट इस सिनेरियो में आपको नेक्स्ट मंथ से ही बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट की जो अमाउंट रहती है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, सो आपको एक तरह से विद प्रिंसिपल आपको हर मंथ टू मंथ इंस्टॉलमेंट बैंक्स को पे करनी पड़ती है। ये एक डेट मेथड है फंडिंग को अरेंज करने के लिए बैंक से। अब मैं कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के आपको बताता हूँ कि कैसे आप इक्विटी के रूट से भी और डेट के रूट से भी, एक कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं मार्केट में, कुछ कैपिटलाइजेशन एजेंसीज होती हैं जो आपको बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए आपके बिजनेस आइडिया पे, अगर आपका बिजनेस आइडिया दमखम रखता है सो उस आइडिया के ऊपर वो आपको फंडिंग करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। इससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ जो आज के टाइम में काफ़ी फंडिंग के लिए पॉपुलर है, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होती है कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इस क्राउड फंडिंग के लिए आपको अरेंज करवाती हैं। लाइक अगर आपको बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, सो कोई एक एजेंसी आपको वो 50 लाख नहीं देगी। आपको फॉर एग्जांपल 50 पर्सन्स होंगे, वो 1-1 लाख रुपए आपके बिजनेस में लगाएंगे, या फिर 100 नंबर्स ऑफ पर्सन्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे जो 50-50 हज़ार रुपये आपके बिजनेस में लगाएंगे। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको उनको अपना इक्विटी में, अपने बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती है। वो एक डेट होता है जिसमें आपको अपने इंस्टॉलमेंट्स के रूट से वापस करना पड़ता है। सो क्राउड फंडिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आज के टाइम पे मार्केट में। कीटो यही काम कर रही है क्राउड फंडिंग के लिए जनरली। सो राइट। इसके बाद अगर आपको जो प्राइवेट, अब मैं जो प्राइवेट एजेंसीज की बात कर रहा था फंड अरेंजमेंट के लिए, अगर आपको अप्रोक्स 10-20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक की ज़रूरत है, सो आपके लिए एंजल फंड्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं जो आपको 1 करोड़ तक के फंडिंग की अरेंजमेंट करके देंगे। अगर आपको 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक अपने बिजनेस में फंड्स को अरेंज करवाना है, देन उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट का नाम आपने सुना होगा। कुछ ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो आपको 100 करोड़ तक के फंड्स को अरेंज करना है, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे। अब क्या सर हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या वो हमें ऐसे ही पैसे दे देंगे? आंसर इज नो। आपको अपना बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्रपोजल एक बना के लेके जाना पड़ेगा उनके साथ। उनको इतना इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि अगर मैं इस बिजनेस मॉडल के साथ काम करता हूँ, सो मेरा बिजनेस आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए कैपेबल है अगर हम इस टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। और मुझे इस बिजनेस को चलाने के लिए इतने अमाउंट की ज़रूरत है। आपको ऑन द डेस्क उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। देन वो अपनी जो भी रिसर्च करेंगे, आपका ड्यू डिलिजेंस करेंगे, आपसे टर्म्स डिसाइडेड होंगी, देन वो आपको आपके बिजनेस में कुछ फंड्स लगाते हैं और उन फंड्स के बदले में वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि वो आपसे आपके प्रॉफिट में आपके बिजनेस की हिस्सेदारी आपसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10%, 20% या 30%, वट एवर जो भी वो फंड आपके बिजनेस में लगा रहे हैं। सो उनको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है और वो तभी लगाते हैं जब उनको लगता है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल या बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, वो तभी आपके बिजनेस में फंड्स लगाते हैं। अब काफ़ी ऐसी तरह की भी एजेंसीज आती हैं मार्केट में कि जो आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर, ये लाइक एज वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर भी आपको अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, देन वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे आपके ऑफिस के लिए,
आपको फंडिंग भी करेंगे, आपको टेक्निकल और रिसर्च मार्केट रिसर्च में भी हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प डेफिनेटली इन ऑल ऑफ द टर्म्स जो भी बिजनेस की रहती हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो और उनकी जो हिस्सेदारी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद अगर आपको 100 करोड़ से ऊपर चाहिए होता है तो आप प्राइवेट इक्विटी लेके आते हो। प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़। अगर आपको उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए, 500 करोड़ 1000 करोड़ अपने बिजनेसेस के लिए, देन आप अपना IPO इनिशियल में NSE BSE में अपना IPO लेके आते हो। आजकल छोटे IPOs भी आने लग गए हैं, बट जनरली 400-500 करोड़ के IPOs आते थे। तो आपको अपना शेयर लिस्ट करवाना पड़ेगा और आप पब्लिक से अपने शेयर्स को देके अपने पब्लिक से अपनी फंडिंग को अरेंज कर सकते हो। ये सबसे इजीएस्ट वे रहता है लास्ट में IPO का। अब आप समझ गए हो, छोटा एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, देन अपना IPO लेके आप अपने बिजनेस में फंडिंग का अरेंजमेंट कर सकते हो इन प्राइवेट एजेंसी से, बाहर की एजेंसी से। अदरवाइज आप बैंक से लोन ले सकते हो, वट जो भी ये टर्म्स रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है, अब फंडिंग तो हम इन रास्तों से अरेंज कर सकते हैं। अब क्या, जब हम फंडिंग अरेंज कर रहे हैं, सो हमें थोड़ा सा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर आप सेल्फ फंडिंग अपने रिलेटिव से या बैंक से लोन ले रहे हो, देन तो आपके प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म चल जाती है। अदरवाइज अगर आपको इन प्राइवेट एजेंसी से, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास या फिर इक्विटी फंडिंग लेनी है आपको, या IPO लेके आना है, देन आपका प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, इवन LLP भी काम नहीं आती है। आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। अगर IPO लेके आ रहे हो तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको अपना एक लीगल जो स्ट्रक्चर है अपने बिजनेस का, उसको ठीक करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप इज कि आपके पास मार्केट की पूरी रिसर्च, जो आपका बिजनेस का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो या जो भी आपके बिजनेस का आइडिया होने वाला है, उसमें क्या स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आएंगे, हर साल कितने ग्रो करेंगे, हम कितने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और कि क्या हमारा इसका प्राइसिंग रहेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी इसमें। आपको प्रॉपर एक मार्केट रिसर्च करके अपनी रिसर्च रिपोर्ट को लेके जाना है जब भी आप फंडिंग करने जाओगे, मार्केट रिसर्च को प्रॉपर करके। नेक्स्ट जो होगा, एक बजट शीट आपको बनानी होगी। उस बजट शीट में क्या होगा कि मैं जो भी ये फंडिंग की अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ या जो भी फंडिंग की डिमांड करने जा रहा हूँ इन एजेंसीज के सामने, उन एजेंसीज के सामने मैं बताऊंगा ये फंड्स को मैं आपके यहाँ पे आपका पैसा मैं यूटिलाइज करूँगा। बिजनेसिस के इन कामों में मैं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज में अपना पैसा यूज़ करूँगा, मैं मैन पावर में करूँगा, मैं रॉ मटेरियल में करूँगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में करूँगा, मैं प्लांट एंड मशीनरी में करूँगा। यू शुड हैव टू प्रूव डैट कि आप इन पैसों को पर्सनली खर्चे के लिए यूज़ नहीं करोगे। आप ये सारा पैसा अपने बिजनेस की रिसर्च के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप इन पैसे को यूज करने वाले हो डेफिनेटली। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन होती है, एक प्रोजेक्ट, एक रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बोलते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करके देते हैं जनरली। उस प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप अपने बिजनेस को कहाँ, किस प्रॉफिट तक लेके जाना चाहते हो, कितना प्रॉफिट आप मार्केट में देखते हो। आपको अपनी बैलेंस शीट्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ठीक करके लेके जाना होता है और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक्सपेक्टेड आपको 10% है और आप 50% तक आप इसको सेल करके दिखा रहे हो। ये चीज़ों का आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद जो टर्म्स आपकी आप फिर उनके सामने जब भी आप बैठते हो, आपको ऑन द डेस्क आपको उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके साथ जो टर्म्स डिसाइडेड होंगी, क्या फंडिंग है, टर्म्स डिसाइड करी जाएंगी, देन आपका इन्वेस्टर आपका ड्यू डिलिजेंस करवाएगा। वो ये चेक करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना को एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, क्या जो आप बातें बोल रहे हो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, क्या वो सही है, क्या उतना आप कमा सकते हो प्रॉफिट में, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। वो सारे का सारा ड्यू डिलिजेंस करेगा। अगर उसको ये आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल लगा, आपके बिजनेस आइडिया अच्छे लगते हैं, देन
ही विल डेफिनेटली फंड टू योर बिजनेस, चाहे आप 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी वट जो भी रहता है। बट हाँ, उससे पहले आपको कुछ बिजनेसेस के लिए अपनी प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स, अपने P&L अकाउंट्स, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अपनी कॉस्ट शीट, अपनी टाइम शीट्स, जो भी आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन करने वाले हो वो सब डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जरूर जाना है। आप इवन बैंक में भी लोन लेके जा रहे हो तो आपको अपने ITR और अपनी प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स आपको दिखानी पड़ती हैं। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज मैंने आपको बस ब्रीफ एक बताया कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप फंडिंग अरेंज कर सकते हो और किन किन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फंडिंग को अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।